पे स्मोक लग चुका है कोई घर में या कोई बिल्डिंग में और पूरा स्मोक फिल्ड एरिया है, हाउ डू वी सर्वाइव दैट? तो अगर आप देखो स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड, so it is said close to 80% people who die in fire is not because of the actual heat or burn injuries. 80% die because of smoke injuries. ओके तो और ये जो धुआं है ये सिर्फ काला धुआं नहीं है। तो घर में जो अभी हमारे जो सामान सब रखा गया, सो कोई भी प्लास्टिक का सामान जब जलेगा, इट इज गोइंग टू एमिट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्यूम्स। कोई सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी होते हैं जो बेड रिडन होते हैं। अभी उस केस में समझो कोई फायर होती है, जैसे हम लोग आज इंटीरियर करते हैं, तो इंटीरियर के नाम पे हम लोग पूरा घर को एक आधा पेट्रोल पंप जैसे बना देते हैं। तो लकड़ी का हर चीज इज कम्बस्टेबल। आपका कॉटन का कर्टन हो या फर्निशिंग हो, वो भी कम्बस्टेबल है। दूसरा जो है कि ऑडिट्स मैंने अपने घर का करवाया था, इट कॉस्ट में ओनली 3000 रुपीज। और जैसे उन्होंने सॉकेट में प्लग डाला तो वहां पर दिखा कि नो अर्थिंग। तो मेरे घर में 3 जगह पे नो अर्थिंग था और मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने देखा है इन दिस इंडस्ट्री, हेलमेट का रूल लागू किया, वो भी एक सेफ्टी चीज है, फायर सेफ्टी नहीं बट एक सेफ्टी चीज है। जब तक वो पुलिस मेरे को फाइन नहीं मारेगा ना, तब तक मैं हेलमेट खरीदने नहीं जाएगा। मैं फौज में भारतीय नौसेना में 15.5 साल नौकरी किया हूँ, तो वहाँ पर हमने वो एक साइड भी देखा हुआ है कि उधर जो दुश्मन है। और फिर फ्रॉम 2000 onwards आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल वेयर आई हैव सीन द सिविलियन लाइफ। कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बॉर्डर के उस पार नहीं, वो पाकिस्तानी और चाइनीज नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बॉर्डर के इस पार है। तो सर ये ऑडिट व्हाई इज इट नीडेड? नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे लिए बहुत खास है। 2-3 कारण हैं। एक तो जनरली हम किसी से बात करते हैं या किसी से पॉडकास्ट करते हैं तो ये होता है कि चीफ्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या वीपी या चेयरमैन वैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। आज जो हमारे पॉडकास्ट में मेंबर है वो चीफ सेफ्टी सोल्जर है और मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है इन माय फायर एंड गैस लीक डिटेक्शन जर्नी। सो आई वेलकम मिस्टर राजेश सिरके सर। तो मैं ये मानता हूँ कि इफ़ राजेश सर इज़ फाइटिंग अ टाइगर, so you have to pray for the tiger and not for Rajesh sir. So that is how strong metal Rajesh sir is. Rajesh sir has worked in Indian Navy and Naval Services for almost 15 years. He is a certified fire safety professional and with core specialized in safety audits and training. He is also the chairman of Fire and Security Association of India School Initiative Program. So and many things that he has done in his entire career. So first of all, sir, I welcome you and really thank you to give your time to talk to me and the work that you have done for each and every citizen of this country to educate them that how important is fire safety. So sir, coming to my first and very straight question. Sir, बहुत न्यूज़ आती है, आज इधर आग लगी है, आज ये हुआ है, फायर इंसिडेंट्स हुआ है रेसिडेंशियल में और बहुत सारी जगह पे। सर, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट वुड बी द मेन रीजंस ऑफ सो मेनी इंसिडेंट्स हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स? Right. So one, thank you Manan for calling me here. It's a privilege to be there with you. तो जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्या है, तो इसका जो एक बड़ा कारण है कि अवेयरनेस पार्ट इज़ व्हाट आई वुड से कि बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को पता ही नहीं। जैसे हम लोग आज इंटीरियर करते हैं, तो इंटीरियर के नाम पे हम लोग पूरा घर को एक आधा पेट्रोल पंप जैसे बना देते हैं। तो लकड़ी का हर चीज़ इज़ कम्बस्टेबल। आपका कॉटन का कर्टन हो या फर्निशिंग हो, वो भी कम्बस्टेबल है। फिर घर में आपका गैस वैसी सिलेंडर का बॉटल्स है। तो कुल मिला के जो घर है वो पूरा लक्षागृह बन गया। जैसे महाभारत में पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने लक्षागृह बनाया था। इट वाज एक्चुअली कॉल्ड हाउस ऑफ वैक्स, जिसको पता नहीं चलना चाहिए इसलिए ऊपर से उसको अच्छा झालर से ढक दिया था, बट एक्चुअली इट वाज हाउस ऑफ वैक्स। आज हम लोग का भी हालत ऐसी हो गया। वहाँ पर कौरवों ने जानबूझ के बनाया गया था, यहाँ पर हम लोग खुद ही बना रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। सो टुडे आवर हाउसेज हैव बिकम अ मिनी पेट्रोल पंप।
फॉरेन कंट्री में भी घर बांधते हैं, उनका भी इंटीरियर होता है, लेकिन वहाँ पर भी लकड़ी यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर वो लकड़ी के ऊपर में दे यूज़ द फायर कोटेड पेंट। वहाँ पर भी फर्निशिंग्स और वहाँ पर भी कर्टन्स होता है, बट दोज कर्टन्स आर फायर रिटार्डेंट। उनके भी केबल्स होते हैं, बट दे आर फायर रिटार्डेंट। सो कहने का मतलब है दे ट्राई टू यूज़ नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स, और जो कंबस्टेबल है उसके ऊपर दे कोट इट विथ फायर, इसलिए आग वहीं पर भी लगता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ पर आग लगता है और 2.5 मिनट में पूरा घर जल जाता है। सही बात है। और इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी आया है वो एक मेजर कारण है। तो एक जो मेन कारण होने का वो है अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं कहाँ पर लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, दिया लगाना है, कहाँ लगाना है, लगाना तो है लेकिन कहाँ लगाना है पता नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो फिर उसको बुझाना कैसे वो भी पता नहीं, क्योंकि पानी इज़ नॉट द आंसर फॉर एवरी सिचुएशन, राइट। क्योंकि अगर तेल का आग लगा, इलेक्ट्रिसिटी का लगा और गैस का लगा तो वहाँ पर पानी चलेगा नहीं। तो फिर करना क्या है? एक्सटिंग्विशर तो रखा हुआ है लेकिन ऑपरेट करना आता नहीं। तो कुल मिला के जो आता है वो है कि अवेयरनेस, ज्ञान उसका है नहीं। आग फॉरेन कंट्री में भी लगता है लेकिन उनको बुझाना आता है, हमको बुझाना आता नहीं है। हम लोग फायर ब्रिगेड के लिए वेट करते हैं, फायर ब्रिगेड का वेट करके वो क्या करेंगे जब ट्रैफिक जैम में आएंगे। तो हमको ये सब छोटी मोटी चीज़ एटलीस्ट जो है वो हमको आना चाहिए। तो वन इज़ द केयरलेसनेस एंड सेकेंड इज़ द इग्नोरेंस, ये दोनों का बड़ा कॉकटेल हो गया। तो हम लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, ये एक बड़ा कारण हो गया। सो अवेयरनेस पार्ट। तो सर ये आपने बताया कि हमारे घर ऐसे पेंट मतलब ऐसे है, हमने उसको पूरा एक पेट्रोल पंप जैसा ही बना दिया। तो व्हाट वुड बी द मेन फायर हजार्ड्स, यानी इन अ हाउस होल्ड, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कि ये आपके फायर हजार्ड्स है एंड एवरी कॉमन पीपल शुड नो अबाउट इट। उनको पता होना चाहिए कि भाई ये एक वो कैसे आइडेंटिफाई करे। बराबर। सो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर आप देखिए, सो मेन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया। सो इलेक्ट्रिसिटी का स्विचेस, मेन स्विचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, तो उसमें अप्लायंसेस में भी जो आपका एसी है, जो आपका स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, ये बड़ा कल्प्रिट है। इसमें एक होता है इंडोर जो अंदर स्प्लिट एसी लगा हुआ, और उसका होता है एक आउटडोर यूनिट। ये दोनों ही डेंजर है, क्योंकि एसी जो है ये कंटिन्यू चलते रहता है, उसको जो रेस्ट देना चाहिए होता नहीं है। कभी कभी वो अंडर कैपेसिटी होता है, जैसी गर्मी हो रहा है तो हम लोग सीधा टेम्परेचर कम करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस होता नहीं। जब वो एकदम बंद हो जाता है तभी हम जाते हैं मेंटेनेंस वाले को बुलाते हैं। सो वी डोंट हैव एन AMC। सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में AC इज़ अ मेन कल्प्रिट जिसमें, तो जहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया। चौथा घरों में आपका LPG है विच इज़ अ वेरी डेंजरस। तो कल अगर उसमें कहीं लीक हो गया तो वो हो गया। चौथा घरों में जब भी शादी, बर्थडे, पूजा, दसरा, दिवाली होता है तो उसमें एडिशनल हज़ार्ड्स और बढ़ जाता है। सो और डेकोरेशन का लाइट्स हो जाता है, दिया, अगरबत्ती वो आ जाता है। अभी दिया कहाँ पर लगाना चाहिए, कैंडल कहाँ पर लगाना चाहिए, कुछ पता नहीं, हम लोग कहीं पर भी लगा देते हैं। फिर उसके सामने आपका पर्दा आ गया, कोई कपड़ा आ गया तो अलग से हो गया, वो गिर गया सोफे पे तो अलग से फायर हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है दे आर द मेजर कल्प्रिट, जिसमें AC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट। सो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 73%, क्लोज टू 73% कॉजेज ऑफ फायर इन इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। ओके, फिर वो ओवर हीटिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। 73% क्लोज टू इन हमारे देश में, इन इंडिया। तो सर अभी समझो यू सेड अबाउट दैट दीज आर द हैजर्ड्स। अभी हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। सो ना हाउ डू वी मिटिगेट इट, हाउ डू वी सॉल्व इट? कि अभी फॉर माई एज अ नॉर्मल पर्सन AC तो हमको चाहिए घर में, या हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, बट हम उसको सेफली या फिर उसको मिटिगेट सॉल्व कैसे करें जिससे एक बैलेंस बना रहे, ये भी मतलब। तो हाउ डू वी सॉल्व एंड हाउ डू वी मिटिगेट इट? सो जैसे हम लोग मेडिकल में बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही बात है ना? बीमारी होने के बाद में दवाई खाना नहीं, बीमारी होना ही नहीं चाहिए, हाउ वी कैन अवॉइड। सो वैसी फायर सेफ्टी में प्रिवेंशन इज द बेटर। सो पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि घर में आग लगने का नौबत ही नहीं आना चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर आग लग गया तो फिर हमको पता चलना चाहिए फट से आग लग गया, और तीसरा फिर उसको फटाफट बुझाना चाहिए। सही बात है, राइट। तो इसमें है पहले आग लगने का चांसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी
तो फॉरेन कंट्री में भी है, उनके घर में भी फ्रिज है, उनका भी एसी है। सही बात है। तो उनका एसी में आग क्यों नहीं लगता और हमारे इसमें आग क्यों लगता है? सही बात है। तो अगर आप देखो यूएस में द फायर्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इज फ्रॉम 5% to 18%। ओके। हाँ, और हमारे देश में है 73%। फिर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। सही बात फिर है। हमारे यहाँ पर 70% और वहाँ पर 18% क्यों है? तो उसका कारण है कि एक तो जो भी उन लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट तो हम लोग भी लेते हैं अच्छे से अच्छा। सही बात है। वहाँ पर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, उसका सर्विसिंग होता है। हमारे यहाँ पर उसका सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है, आग लगने के बाद में फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। सो देयर इज नो मेंटेनेंस बीइंग कैरिड आउट। मेंटेनेंस भी हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग किसी एरे गहरे को पकड़ के, नाके वाला जो रहता है उसको पकड़ के करते हैं, नॉट विद एन ऑथराइज्ड वेंडर। विद द माइंडसेट ऑफ सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, काम चला होना चाहिए। हाँ, और उसको जो रेगुलर करना चाहिए वो करते नहीं। जब तक वो बंद नहीं होता, उसमें से जलने का स्मेल नहीं आता है, टिल द टाइम हमारे यहाँ पर ये सब होता नहीं है। दूसरा जो है कि ऑडिट्स, फॉरेन कंट्री में देखिए कि साल में एक बार उनके घर में भी और उनके ऑफिस में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, हाँ, जिसका कोई कॉस्ट नहीं। अगर आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो आई डोंट थिंक इट विल कॉस्ट यू मोर देन 3,000 रुपीज़। सही बात। लेकिन पूछे कि हमारे घर में कभी होता है? नहीं होता है। तो सामान लगा के रखा हुआ, उसका हालत क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं। तो पूरा ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट होता है ऑफिस घरों में, हमारे यहाँ पर होता नहीं, हमको पता ही नहीं चलता है। जब तक वो जलता नहीं है तब तक। मैंने अपने घर का करवाया था, इट कॉस्ट में ओनली 3,000 रुपीज़। और जैसे उन्होंने एक सॉकेट में प्लग डाला तो वहाँ पर दिखा कि नो अर्थिंग। सो मेरे घर में 3 जगह पे नो अर्थिंग था और मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये ऐसा सोच के कि मुझे लग रहा है और एज्यूम करना नहीं है, तो वी शुड गेट दैट इलेक्ट्रिकल ऑडिट डन। फिर मैंने उसको रिपेयर करा दिया, वो बात अलग है। लेकिन देयर वाज 3 प्लेसेस वेयर देयर वाज नो अर्थिंग, अंदर वो वायर निकल चुका था। ओके। तो साल में एक बार एटलीस्ट करो, 3,000 रुपया मत बचाओ। ऑफिस है तो ऑफिस और घर है तो घर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट होना जरूरी है। क्यों? मेन कारण तो 70% आपका वहीं पर ये हो जाएगा। सर, जो कमिंग टू वन, मेरे दिमाग में सर और एक क्वेश्चन आ रहा है। जब हम घर की बात करते हैं, जैसे घर में आपने अभी हमको कैसे सॉल्व करने का, ऑडिट करने का बताया, बट सर घर में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। कोई सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी होते हैं जो बेड रिडन होते हैं। अभी उस केस में समझो कोई फायर होती है या, तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो जैसे हमने पहले बात किया था कि इलेक्ट्रिकल फायर, ऑयल फायर और गैस फायर, ये तीनों में पानी नहीं चलेगा। तो पहले उसको कैसे बुझाना है? तो अगर हम लोग वो ये तीनों टाइप का अगर जो आग लगा है, अगर उसका हम लोग अगर हवा कट कर सके, हवा, तो भी आग बुझ जाएगा। सो इंसान को भी जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए और फायर को भी जिंदा रहने के लिए हवा। हवा मीन्स ऑक्सीजन चाहिए। सही बात है। अगर किसी तरह हम लोग उसका गला दबा सके तो आग बुझ जाएगा। सो घर में जो भी मोटा चीज़ है, यानी कि कंबल, दरी, ब्लैंकेट, ऐसा गोल करके जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक का जो भी इक्विपमेंट लगा है उसको सीधा लपेट दो, उसको ढक दो। उसको हवा नहीं मिलेगा तो आग जलेगा नहीं। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो एमसीबी ट्रिप हो गया तो इट बिकम्स नॉर्मल। बट द आंसर टू दिस वी हैव टू कट ऑफ। अब जो आ रहा है बात की, जो घर में जो बेड रिडन अगर है, बूढ़े माता पिता है और बिल्डिंग्स 20 माला 30 माला है, तो फिर क्या करना है? तो इनको अभी हमको 30 माला नीचे नहीं उतारना है, उनको हमको लेके जाना है कम से कम जो भी फ्लोर में आग लगा है उससे 2 फ्लोर नीचे। सो स्टेयरकेस के अंदर में जो भी, सपोज 13 माले पे आग लगा है तो कम से कम नीचे आपका 11 माले तक उनको नीचे लेके जाना है, 10 माले तक। सो पहले राउंड में 2 माले तक नीचे लेके जाना है स्टेयरकेस में, विच इज़ कंसिडर्ड सेफ। उसके बाद में वी कैन टेक देम टू द रेफ्यूज एरिया। सो हाई राइज बिल्डिंग्स में रेफ्यूज एरिया होता है, वहाँ पर लेके जाओ और वहाँ पर वी कैन वेट। सो इट्स जरूरी नहीं कि पूरा 30 माला 20 माला नीचे आना। तो जो भी फ्लोर में आग लग गया उससे कम 2 माला नीचे इनसाइड द स्टेयरकेस इज कंसिडर्ड सेफ। अभी उनको कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए वो इवैक्यूएशन चेयर्स वगैरह है कि उठाएंगे कैसे और क्या करेंगे। सही बात है। सो देयर आर इवैक्यूएशन चेयर्स जहाँ पर ऐसे लोगों को जो चल नहीं सकते उनको आप बिठा के स्टेयरकेस से आराम से लेके जा सकते हो। दैट्स ऑल हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। सो अगर आपके घर में बूढ़े माता पिता है, बेड रिडन है, जो चल नहीं सकते हैं, तो आपके घर में ये इवैक्यूएशन चेयर होना चाहिए कि आप उनको उठा नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य कि सामान और टेक्नोलॉजी आ गया है लेकिन अवेयरनेस आया नहीं है। और ये धुआं इतना डेंजर होता है कि उसमें सिर्फ 3 सांस अगर आपने लिया काले धुएं का, द पर्सन इज डेड।
सर आप मैंने दो बात मेरे दिमाग में आ रही है। एक आपने बोला ऑडिट्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट्स, ये बात की। और दूसरी सर हमने बात की कि ये धुआं, स्मोक। तो सर ये ऑडिट व्हाई इज इट नीडेड? अगर मैं ये पूछूं कि हमको आपने बताया, आपने अवेयर किया, सब बराबर है, बट मैं एज अ पर्सन, मैं मेरी बिल्डिंग की और या फिर मेरे इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ या रह रहा हूँ, मेरे को उसकी ऑडिट कराने की क्यों, व्हाट इज द नीड? सो इसमें पहले तो जो फायर ऑडिट है, ये एक तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। महाराष्ट्र में देयर इज महाराष्ट्र फायर सेफ्टी एक्ट 2023 एंड रूल्स 2025 आया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आपका जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 70 फ्लोर्स 70 मीटर्स एंड अबव एंड कमर्शियल बिल्डिंग 30 मीटर्स एंड अबव, जहाँ पर ये फायर सेफ्टी ऑडिट 2 साल में एक बार थ्रू अ थर्ड पार्टी ये होना जरूरी है, राइट। और इलेक्ट्रिकल ऑडिट जो है एटलीस्ट साल में एक बार होगा तो भी ठीक है, बिकॉज मेन कॉज लाइक वी सेड इज 70%। अब जो आपका प्रश्न है कि साहब ये क्यों करने का, नहीं किया तो इससे क्या होगा? नहीं किया तो इट इज लाइक अ फुल बॉडी चेकअप। तो हम लोग बोलते ना कि साहब फुल बॉडी या चेकअप का क्या जरूरत है, नहीं किया तो क्या होगा? तो नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन आपको सडनली पता चलेगा कि आपको अंदर में बीमारी है, ये थर्ड स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसके बाद तो फिर आपको भागना है। तो जो हमने पहले बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बराबर है सर। हाँ, तो ये जो ऑडिट है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, कि कुछ होने से पहले ही एक्शन लेना है। कुछ होने के बाद में इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि उस दिन कोई बच गया या फिर मर गया, क्या होगा? तो दिस इज पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। जैसे फुल बॉडी चेकअप करते हैं ताकि होने से पहले पता चले कि यहाँ पर नली ब्लॉक हो रहा है या कुछ दिख रहा है, थर्ड स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज है, क्या है। तो दिस इज़ लाइक अ फुल बॉडी चेकअप। तो ये है पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। आपने किया तो होने वाला जो अनहोनी है वो टलने से पहले आप उसको ठीक कर सकते हो, अदरवाइज देन इट इज़ एट द मर्सी ऑफ द गॉड। तो इसलिए आप देखो, कोई भी MNC कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वहाँ पर हमेशा ऑडिट ट्रेनिंग्स चलता रहेगा। तो आप बोले यार इन लोग तो, उन लोग पागल तो है नहीं, इतना खर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी सीखा हुआ है कि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। ऑडिट में पहले से पता चलता कि आपके यहाँ पर क्या क्या हजार्ड्स है, कहाँ पर गड़बड़ होने वाला है, क्या है, उसको क्या करना है। सो दिस इज ऑल प्रिवेंशन। फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हो? सबको लग रहा है मैं तो 90 साल रहेगा, तो फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हो? सही बात है। तो इट इज लाइक दिस, फिर इंश्योरेंस भी मत लो ना। सही बात है। इफ यूर इतना श्योरिटी है तो हाँ, आपको इतना श्योर है कि आप 90 साल रहे तो आप जिस गाड़ी में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, उसका क्या होगा किसी को पता नहीं। तो सही बात है। ऑडिट इज ऑल्सो लाइक दैट। सो इट्स पार्ट ऑफ प्रिवेंशन और इसमें कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं, बट ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। कल अगर आपने ये नहीं किया और फिर कल आपके बिल्डिंग में आग लग गया तो फिर एक तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, और अगर वहाँ पर कोई मर गया तो फिर वो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी हो तो उनके लिए जेल तक का वो है, फाइन तो अलग है। लेकिन अगर कल कोई मर गया देन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल हैव डाइड, उस हिसाब से 6 साल तक का जेल है। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श एक्शन आल्सो। करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि ऑडिट करने के बाद में आग नहीं लग सकता, बट देयर यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। सो ये ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स और जो ऑडिट्स है, दे आर ऑल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। फिर इंश्योरेंस का भी आपको पैसा कितना जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, बिकॉज देयर यू आर नॉन कंप्लायंस, बिकॉज इंश्योरेंस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। सो व्हेन यू आर राइट साइड ऑफ द लॉ यू आर बेटर, अदरवाइज फिर वो जेल और फिर वो फाइन्स, दिस ऑल विल कम। सो सोसाइटीज, कमिटीज, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन एरियाज। घर के अंदर इंडिविजुअल पर्सन, बट कॉमन एरिया सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली सर। तो वन मोर थिंग, मतलब मैंने देखा है इन दिस इंडस्ट्री, जब तक अपने साथ कुछ होता नहीं है ना तब तक आदमी सुधरता नहीं है। खास करके जैसे हेलमेट का रूल लागू किया, वो भी एक सेफ्टी चीज़ है, फायर सेफ्टी नहीं बट एक सेफ्टी चीज़ है। जब तक वो पुलिस मेरे को फाइन नहीं मारेगा ना तब तक मैं हेलमेट खरीदने नहीं जाएगा। तो ये एटीट्यूड भी मैंने देखा है फायर सेफ्टी में है। मेरे घर में अभी तक आग लगा नहीं है ना तो भाई मेरा सब कुछ सेफ है। जिस दिन मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ कुछ होगा उस दिन मैं जागेगा कि यार मैं, मतलब वो रिग्रेट होगा। तो हाउ टू टैकल दिस इन टर्म्स ऑफ कि क्या हम स्कूल में, कॉलेजेस में या पहले से ही जैसे हम पढ़ाई करवाते हैं
वहीं से ये चीज इंकलकेट करना चालू करें? दिस इज मतलब व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? तो अभी आप इसको घुमा फिरा के अगर आप देखो तो इसमें जो बॉटम लाइन है, इट कम्स टू द माइंडसेट। तो कहते हैं कि सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का एक्टिंग कर रहा है ना उसको नहीं जगा सकते। सही बात है। तो अभी अगर आपको लगता है कि मेरे घर में तो आग लग ही नहीं सकता है, मेरा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए देन यू आर ऑल्सो राइट। और अगर हो गया सो आइदर वी यू आर राइट। सही बात है। तो इसका इलाज सी वो माइंडसेट ही है। फॉरेन कंट्री में वहाँ पर उनको लगता है कि मेरे घर में भी हो सकता है, उनके घर में फिर भी डिटेक्टर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, फिर भी उस लेडीज़ को, हाउसवाइफ को लगता है कि मेरे घर में भी आग लग सकता है, इसलिए वो एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट वो सब घर में रखती है, और हमको लगता है कि हमारे घर में लग नहीं सकता है। तो बात पैसे का नहीं, बात पूरा सोच पे टिका हुआ। सो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी एंड मैन पावर, इट इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट। ऑल अबाउट द माइंडसेट। हाँ, तो अगर आपको लगा कि हो सकता है तो उसके लिए आंसर, उसके लिए सामान, टेक्नोलॉजी सब मार्केट में है, लेकिन अगर आपको लगा नहीं हो सकता तो उसका इलाज नहीं है। सो इसके लिए जो चेंज जो लाना है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, वहाँ पर जो बच्चा प्ले स्कूल में जाता है पहली सेकंड स्टैंडर्ड में, तो फायर सेफ्टी और बाकी सब जो अवेयरनेस है, मेडिकल इमरजेंसी, इसका नॉलेज वहीं से स्टार्ट हो जाता है थ्रू पोएम्स ना, उस हिसाब से। इट्स नॉट ऑल बिग पीपीटी। सो जापान में बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, वहीं से फायर में कैसे बचना है, अर्थक्वेक में कैसे बचना है स्टार्ट हो जाता है, पोएम के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, इसलिए वहाँ पर बच जाते हैं। हमारे यहाँ पर कहीं है नहीं। तो अगर हम लोग को भी बचना है और आगे ये करना है, तो फिर हमको भी ये सभी चीज़ स्कूल्स में सिखाना चाहिए, उनके करिकुलम में आना चाहिए, जिसको हम लोग लाइफ स्किल्स बोलते हैं। तो फॉरेन कंट्री में कोई भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास होने से पहले उसको फर्स्ट एड कैसे देना है, CPR कैसे देना है, मेडिकल इमरजेंसी को क्या करना है, भूकंप आ गया तो क्या करना है, टेररिस्ट अटैक हो गया तो क्या करना है, ये सब वहाँ पर सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जाता है, और इसलिए लोग मारे जा रहे हैं। सो जो हेलमेट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो एवरेज 450 लोग रोज हमारे देश में मर रहे हैं। ओह माय गॉड। इनको उसमें एवरीडे 450 लोग। तो इनको उसमें पैसा आ गया है, होंडा सिटी आ गया, लेकिन बेल्ट पहनने का सोच आया नहीं है, बाइक आ गया लेकिन हेलमेट। सो हम लोग मारे जा रहे हैं, नॉट बिकॉज वी डोंट हैव मनी, वी आर ऑल डाइंग बिकॉज वी डोंट हैव दैट माइंडसेट कि दिस कैन ऑल्सो हैपन विथ मी। सो द आंसर टू दिस इज द अवेयरनेस राइट फ्रॉम द schools and colleges. And that is where I want to add that FSCI as an organization is playing a major role कि हमारा जो टारगेट ही जो था FSCI का कि स्कूल्स में इनको एड्रेस करना है और बच्चे को समझाना है पूरा। और बच्चे को समझ में आ गया कि घर में मेरा पहले एक्सटिंग्विशर होना चाहिए कि पहले मोबाइल, तो उसको कंप्लायंस की जरूरत नहीं होता है। सो अवेयरनेस राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल एंड द चेंज इन माइंडसेट is what is the answer, because high rise buildings जो हम लोग मुंबई में तो जगह है नहीं, we are all going vertically up. Absolutely. So high rise का दूसरा definition है high risk. High risk, right. एकदम पहले हम लोग चौल में थे तो उधर कुछ हो गया तो चलो सेकंड फ्लोर से जंप मारा, फर्स्ट फ्लोर से जंप मारा। सही बात है। अभी 20-30 माले अब कहाँ जंप मारेंगे? सही बात है। सो इसमें सोच में बदल लाना पड़ेगा, वरना एक दिन अपना भी नंबर आ सकता है। So sir, we also talked about fire audits. अभी एक सिनेरियो ऐसा है कि मैंने फायर ऑडिट करवाया और एक फायर ऑडिटर ने मुझे रिपोर्ट दी कि दीज आर द शॉर्टफॉल्स एंड दीज आर थिंग्स विच आर ओके और इट्स अप टू द कंप्लायंस। आफ्टर द फायर रिपोर्ट कम्स टू मी एंड द ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट, हाउ डज द ग्राउंड रियलिटी, उसके बाद वो रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है? कि फायर ऑडिट करवा दिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम फायर ऑडिट आएगा तब वो आने से पहले थोड़ा चेंजेस कर देंगे, वापस हो जाएगा। तो हाउ इज दैट रियल इम्प्लीमेंटेड कि हाँ भाई इसको स्ट्रिक्टली लेके? तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सो बहुत बढ़िया। सो फायर ऑडिट जो भी है, सो दैट लाइक वी सेड इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। सो कोई भी ऑडिटर जब जाके कोई बिल्डिंग का ऑडिट करता है, खासकर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कमर्शियल में तो क्या है वहाँ पर कोई ना कोई सेफ्टी का बंदा रहता है, ही अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, तो वहाँ पर ज़्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, ही अंडरस्टैंड, थोड़ा उनको गाइड किया एंड थिंग्स हैपन। राइट। चैलेंज सोसाइटीज़ में, क्योंकि सोसाइटीज़ में जो लोग कमिटी में हैं, दे आर नॉट फ्रॉम फायर बैकग्राउंड, तो दे आर ए लेमैन, उनको नहीं पता। तो फिर ये ऑडिटर का चैलेंज है कि उनको उनकी भाषा में समझाना है। सो ऑडिट करने के बाद में जो हम लोग करते हैं, वहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट दे के प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। तो उनको हम लोग जो भी हमारे ऑडिट में फाइंडिंग्स आए हुए हैं,
पहले हम लोग वो सभी फाइंडिंग्स को सीवियरिटी वाइज उनको एक लिस्ट बना के देते हैं कि साहब ये 25 पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन ये 25 में पहला कौन सा सीवियरिटी वाइज। सो वी मेक अ सीरियल 1 2 3 4 5 24 25। सो जो नंबर 1 है दैट इज़ द मोस्ट सीवियर, क्योंकि सोसाइटी का बजट क्या है हमको नहीं पता। बोलते साहब जो भी आपका बजट है उसमें पहले ये सीरियल वाइज करो। ओके, सो उनको हमको गाइड करना पड़ता है कि विच आर द मोस्ट सीवियर पॉइंट्स विच हैज टू बी डन, उसमें कौन सा चीज़ जहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं और कर सकते हैं क्या। सो थोड़ा उनको गाइड करना पड़ता है। दूसरा वहाँ पर क्योंकि ये सब बजट अगर 1 लाख के ऊपर है तो उसको एजीएम में जाके पास कराना है। अब वो चेयरमैन सेक्रेटरी वो क्या समझाएंगे, तो हम लोग एजीएम में जाके लोगों को समझाते हैं। उनका अगर कोई डाउट है तो दैट डाउट वी गेट इट क्लैरिफाइड, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक वो पास होगा नहीं, सिर्फ बात चलता रहेगा, डिस्कशन होगा और डिसीजन होता नहीं है। सो सोसाइटीज़ के लिए बेसिकली वी हैव टू एनी ऑडिटर दे हैव टू गो अप टू द एजीएम, जबकि उनका काम नहीं है, रिपोर्ट दिया तो आइडली उनका काम खत्म हो जाता है। बट ये सोसाइटीज़ में थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर एजीएम में जाके उनको समझा के उनका बजट पास करवाना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट देने से सोसाइटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। कमर्शियल बिल्डिंग बिकॉज देयर आर पीपल आर देयर प्रोफेशनल, दे नो व्हाट इज टू बी डन। तो ऑडिट करके सिर्फ रिपोर्ट लेके उसको टिक मार्क एक्टिविटी मत करो, बिकॉज देन एग्जैक्टली हाँ, वो डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई का लिस्ट लिया, लेकिन आपने वो दवाई खरीदा नहीं, खाया नहीं, तो फिर फायदा है। एग्जैक्टली हाँ, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। सर हमने स्मोक की भी बात की, स्मोक। सो से इफ वी हैड टू सर्वाइव अ सिनेरियो या जहाँ पे स्मोक लग चुका है कोई घर में या कोई बिल्डिंग में और पूरा स्मोक फिल्ड एरिया है, हाउ डू वी सर्वाइव दैट एज अ लेमैन? वेरी गुड। सो अगर आप देखो स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड, सो इट इज सेड क्लोज टू 80% पीपल who die in fire is not because of the actual heat or burn injuries, 80% die because of smoke inhalation. Okay. तो और ये जो धुआं है ये सिर्फ काला धुआं नहीं है। तो घर में जो अभी हमारे जो सामान सब रखा गया, सो कोई भी प्लास्टिक का सामान जब जलेगा इट इज गोइंग टू एमिट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्यूम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्यूम्स, हाँ। आपका ऑयल पेंट जलेगा तो उसमें से टॉक्सिक गैस निकलेगा। आपका जो विनीर के ऊपर जो मिलामिन पॉलिश लगाया है जब वो जलेगा तो टॉक्सिक। सो कहने का मतलब है कि ये जब चीज़ें जलेंगी तो दे आर नॉट ओनली गोइंग टू एमिट अ सिंपल ब्लैक स्मोक, दे आर ऑल गोइंग टू एमिट वेरी टॉक्सिक फोम्स, टॉक्सिक गैसेस विच आर क्लोज टू वेरी पॉइजनस ऑल्सो। अच्छा, इसका सिर्फ 3 सांस अगर आपने लिया तो यू विल बी डेड, बिकॉज इसमें सबसे डेंजर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वंस द कार्बन मोनोऑक्साइड गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, then your blood will not let the oxygen get absorbed. जब तक फिर ऑक्सीजन का बॉटल यहाँ पर लगा के नहीं करते जो हॉस्पिटल में होगा, बाय द टाइम द पर्सन इज डेड। तो अब ये धुएं से अगर बचना है तो फिर हमको जाना पड़ेगा किसी खुले एरिया में, ओपन। ठीक है। सो बिल्डिंग में कहीं पर भी आग लगे, आप कौन से माले पे रहते हो, आग कौन से माले पे लगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जान खतरे में है, पीरियड। बात है, राइट। सो बचना है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ेगा। ओपन एरिया में स्मोक कुछ कर नहीं सकता है। क्लोज्ड एरिया में कोई भी रूम हो या बिल्डिंग हो, स्मोक विल डू इट जॉब एक्सीलेंटली वेल। सही बात। सो ओपन एरिया बिल्डिंग में कहाँ पर है, एक तो बिल्डिंग से बाहर। ओके, दूसरा ओपन एरिया कहाँ पर है, वो है आपका टेरेस, जो नॉन हाइराइज बिल्डिंग 8-10 माले का बिल्डिंग है जहाँ पर रेफ्यूज एरिया नहीं होता है। सो टेरेस बाय डिफॉल्ट बिकम्स योर रेफ्यूज एरिया। सो वहाँ पर टेरेस में जाओ, ओपन एरिया है, धुआं कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है। तीसरा, हाई राइज बिल्डिंग्स में जो ओपन एरिया है वो होता है रेफ्यूज एरिया, जो आपने देखा 8 माले पे पहला रहता है, फिर हर 4-4 माले पे रहता है। सो आइडली वो रेफ्यूज एरिया में आप देखो कोई भी जलने का सामान नहीं होता है, उसमें कोई खिड़की नहीं होता है, इट्स ऑल ओपन, ताकि गलती से अगर धुआं आ भी गया तो इट कैन ब्लीड आउट। सो थर्ड इज योर रेफ्यूज एरिया। एंड फोर्थ, इन अ वर्स्ट सिचुएशन कि कल अगर रात को आग लग गया और आपको 2 बजे जब रात को पता चला तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि आग और धुआं घर के दरवाजे के बाहर ही है। तो ऐसे हालत में इन अ वर्स्ट सिचुएशन, बैल्कनी विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दैट बिकम्स योर लास्ट रेफ्यूज एरिया। वाओ, सुपर्ब सर, सुपर्ब। हाँ, तो कहने का मतलब है कि पहले हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी जो आपका बाहर निकलने के लिए जो वे आउट क्या है वो है स्टेयरकेस। लिफ्ट का तो इस्तेमाल करना नहीं है, सो वो है आपका स्टेयरकेस। सो स्टेयरकेस जो है वो आपका पहला लाइफलाइन है। सेकेंड लाइफलाइन इज योर टेरेस और रेफ्यूज एरिया। थर्ड इज योर बैल्कनी इन अ वर्स्ट सिचुएशन।
सो कभी भी अपना बैल्कनी वगैरह को अंदर मत ले लो, वो 4 फीट जगह के चक्कर में। सो दैट इज योर राइट, हाँ लास्ट रेफ्यूज है, Right, वो right. ओपन होना ही चाहिए। सो कमिंग टू फाइनल, तो जो माइंडसेट जो हमको लेके चलना है अभी, वो ऐसा है कि जो स्टेयरकेस जो हमारी बिल्डिंग में है, उस स्टेयरकेस को वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ मदर। घर में जो प्यार इज्जत मोहब्बत जो हम लोग अपनी माँ को देते हैं, वही प्यार मोहब्बत इज्जत हमको अपनी बिल्डिंग के स्टेयरकेस को देना है। बहुत वैलिड पॉइंट। उसको सौतेली माँ जैसा व्यवहार करना नहीं है। सेकेंड लाइफ लाइन इज योर रेफ्यूज एरिया। इट कैन बी योर टेरेस, इट कैन बी योर रेफ्यूज एरिया। सो उसको ट्रीट करना है अपने पिताजी जैसा है। सो घर में जो प्यार मोहब्बत इज्जत हम लोग अपने पिताजी को देते हैं, वही प्यार मोहब्बत इज्जत आपकी बिल्डिंग का रेफ्यूज एरिया को मिलना चाहिए। और तीसरा हो गया कि फायर इक्विपमेंट्स, तो आपके डिटेक्टर्स है, स्प्रिंकलर्स है, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ये जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है, उनको भी वही इज्जत मिलना चाहिए जो घर में हम लोग अपने बच्चों को देते हैं। दैट सेव लव एंड रिस्पेक्ट। इस माइंडसेट के साथ में चलेंगे तो बचेंगे, अदरवाइज So the fire equipments have to be maintained, calibrated and well equipped all the time. But sir, एक और मेरा इसमें क्वेश्चन आता है, आपने स्टेयरकेस का बात किया। मैंने कहीं मैं मेरी सोसाइटी की बात कर सकता हूँ, मैंने कहीं फ्लोर्स पे ऐसे देखा है वो अपन एज अ स्टोरेज यूज कर लेते हैं, घर का कुछ सामान रख दिया, क्योंकि स्टेयरकेस आजकल की जमाने में कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। अगर 10-12 माले का बिल्डिंग है तो सब लिफ्ट में जाते थे। 3-4 माले का पहले बिल्डिंग होता था जहाँ लिफ्ट नहीं होती थी, तो स्टेयरकेस हमेशा क्लियर रहता था। तो सर मैं मेरी बिल्डिंग में देखा है कि सेकंड फ्लोर वाले के पास थोड़ा सा जगह बाहर है, तो बाहर उन्होंने अपने बच्चों की साइकिल रख दी है, बच्चों के कुछ शूज वूज रख दिए हैं, और वो जो पैसेज जाने का जगह है, बट इट इज नॉट, कल कुछ हो गया तो एस्केप करने जितना जगह नहीं मिलेगा। अगर एक साथ 10 लोग उतर गए तो वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो वो एक इश्यू सर कैसे एड्रेस होना चाहिए इन सोसाइटीज? तो अगर आप आज देखिए कोई भी सोसाइटी में, जो हमारा एक्सपीरियंस है खासकर रेसिडेंशियल में, तो अपना घर 3000 स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर फीट का होने के बावजूद भी हमको हर जगह हमको अंदर लेना है। सही बात है, राइट। तो ये जो माइंडसेट है, अभी इसमें कैसे हम लोग अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल वर्स कम वर्स अपने घर में आग लग गया और अपने बच्चों को लेके बाहर निकलना है। अभी आपने अपना जो दरवाज़ा है उसको पूरा रिनोवेट करके, ओरिजिनल दरवाज़ा जो देता है बिल्डर, वो सब फायर रेटेड होता है, हाफ एन आवर फायर रेटेड होता है। हम लोग उसको हटा के अपना ही दरवाजा तो पूरा लकड़ी का कर दिया। उसके बाद में शू रैक अपने भारी रख दिया। अभी शू रैक भी लकड़ी का ही रहता है। जो आग घर में लगा है वही आग फिर आपके शू रैक तक आता है, फिर बगल वाले ने रखा है। तो ये जो कॉरिडोर है, और वहाँ से फिर हम लोग जो स्टेयरकेस में जाते हैं, वो एक्चुअली इज योर एस्केप रूट। अभी एस्केप रूट में कोई भी जलने वाला चीज़ होना नहीं चाहिए, कि जलने वाला चीज़ होगा तो आप निकलेंगे कैसे। एक तो वो जलने वाला भी चीज़ है, ऊपर से रास्ता भी छोटा हो जाता है, तो वहाँ पर कल फंसेगा कौन? आप ही के बच्चे वहाँ पर गिरेंगे। साइकिल अगर आपने रखा है, कल दौड़ेंगे तो आपके बच्चे गिरने वाले हैं। सही बात है। सो व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ द 2 फीट वी आर मेकिंग अ डेड ट्रैप। फिर हम लोग कौरव वाला जो बता ना लक्षाग्रह, हम लोग खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है हम लोग ने जगह स्टेयरकेस में अगर आपने ये सब कंबस्टेबल मटेरियल रख दिया, तो अगर उधर आग लगे तो आप नीचे कैसे जाओगे? सही बात है सर। तो आप तो फंस गए तो मर गए। तो हम लोग इनवेरेबली बिकॉज ऑफ द जगह उसने किया इसलिए मुझे करना है, ये करना है, तो हम लोग अपना ही कबर खोद रहे हैं और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि जब वो आग बाहर आएगा तो आप अंदर बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का स्टूरक जल रहा है, इसका भी जल रहा है, आप निकलो अंदर से। So that common area which is your escape route has to be kept combustible free. साइकिल्स के लिए नीचे पूरा सोसाइटी का जगह है, उधर आप रख दो। साइकिल फिर भी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ा इशू है कि लोग जो बाहर अपना सोफ़ा और जो शू रैक्स वगैरह कर देते हैं, उससे जगह भी छोटा हो जाता है एंड द होल थिंग बिकम्स कंबस्टेबल, और हमारे बच्चे कल वहीं पे ट्रैप हो जाता है। कल वो फायर फाइटिंग के लिए भी जब फायर ब्रिगेड वाला आता है, या अपने पिताजी को बचाने के लिए जब है ना, हम तो नीचे उतर गए बट समबडी स्ट्रैप्ड, उसको बचाना है, तो भैया वो भी वहाँ पर ही ऑल्सो स्टम्बल्स, कि बीच में आपका साइकिल आ रहा है, बीच में शू रहा है, कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको ही लग रहा है वही गिर रहा है। अभी उसको लग गया, गिर गया, तो वो तुम्हारे बीवी बच्चों को कैसे बचाएगा? तो हम लोग दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, और कल जो आ रहा है हमारे बच्चों को बचाने के लिए, वो फायर ब्रिगेड वाला बेचारा, उसके लिए भी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और जो रेस्क्यू करने आने वाला है उसके लिए भी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट टेक्निकली भी तो ये ऐसा है सर, मैं जो समझ रहा हूँ
कि हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास 3,000-4,000 स्क्वायर फुट का घर है और वो 100 स्क्वायर फुट अंदर लेने के चक्कर में द रिस्क दैट वी आर इम्पोजिंग दैट इज मोर देन मतलब आप यू कैन नॉट इमेजिन उतना आप इतने लोगों का लाइफ आप लोग रिस्क पे डाल रहे हो। तो सर इससे मुझे और एक क्वेश्चन आता है दैट से इफ दिस थिंग इज कंटिन्यूइंग, अगर बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे स्टेयरकेस है, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ स्टेयरकेस में रखा है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग at every some time or every say once in a quarter or once in 6 months, whatever the rules of the National Building Code or NFPA or the IS standards say, and as you are the expert, तो sir mock drills as a self यानी भाई चलो आज एक थोड़ा टाइम है सब एक मॉक ड्रिल करते हैं, तो हाउ फ्रीक्वेंटली दैट शुड बी? राइट, सो पहले तो ये है कि ये मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो अभी बोर्ड एग्जाम है, सो बोर्ड एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट जाके बैठो नहीं ना, तो वहाँ पर वो टीचर्स क्या कराते थे, तो हमारे यूनिट टेस्ट लेते थे, यूनिट टेस्ट लेते हैं ताकि थोड़ा आपको हिम्मत आएगा, फिर जो करेक्शन है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम इज योर फाइनल एग्जाम, वहाँ पर गलती नहीं होगा जो आपने लिखा नहीं लिखा। सो वैसी ये जो कल आपके बिल्डिंग में होने वाला आग या वो गैस लीकेज या मेडिकल इमरजेंसी, ये वो बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में आपको पास होना है, फेल नहीं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में फेल मीन्स यू आर डेड, there is nothing called as there is no second chance। हाँ, बाकी बोर्ड में एग्जाम फेल हो गए तो फिर भी आपको दूसरा मौका मिलेगा, हमारे बोर्ड एग्जाम में दूसरा मौका होता है। तो आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली बोर्ड में बैठूँ और मेरे को ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर ठीक है। हाँ, तो उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। हाँ, वो सट्टा बाजार हो गया। अपना फैमिली के साथ में वो सब गैम्बलिंग करना नहीं है। तो ये मॉक ड्रिल्स है, दे आर द यूनिट टेस्ट। होने वाला जो इमरजेंसी है, जो कोई नहीं चाहता कि कभी हो, लेकिन थिंग्स कैन हैपन, तो उसके लिए वो तैयारी है। अगर आप बोलो मुझे तैयारी नहीं करना है तो फिर बी रेडी, फिर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो रिजल्ट क्या है। तो ये मॉक ड्रिल्स जो है रूल्स बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने में एक बार होना चाहिए, 6 मंथ्स में। हाँ, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली कल फायर होगा तो क्या होगा, तो वो जो भी सिस्टम्स प्रोटोकॉल्स बिल्डिंग्स में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी का अवेयरनेस, उसका ट्रेनिंग, वो सब। अभी सोसाइटी कॉर्पोरेट्स में तो मैंडेटरी है तो बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर देयर आर पीपल टू मेक श्योर। सोसाइटीज़ में कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है। तो ये सोसाइटीज़ में जब भी ये ट्रेनिंग करना है, जो हमने देखा वो वहाँ पर ट्रेनिंग होता है तो कमिटी का 12 लोग भी नहीं आता है। हाँ, सही बात है। ऑन अ संडे गेटिंग पीपल डाउन इज अ चैलेंजेस। लेकिन जहाँ पर भी हमने किया है वहाँ पर 200-250 लोग आते हैं, तो वहाँ पर कैसे आता है? तो इसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सोसाइटी का पूजा, दसरा, दिवाली सोसाइटी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, वैसे ही इसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा खाना पीना रखो, बच्चों लोग का उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रखो, सो पीपल शुड एंजॉय इसको। एक हफ्ते पहले से पोस्टर कंपटीशन, कुछ ये कंपटीशन, ऐसा करके लोगों को हंसते खेलते सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो संडे को कोई नीचे नहीं आएगा। सो इन सोसाइटीज इफ वी हैव टू मेक दिस मॉक ड्रिल्स एज सक्सेसफुल, then we have to celebrate it with your khana pina na. People should be a fun activity. It should not be a compliance activity. It should be a fun activity with compliance होगा उसका, लेकिन fun activity कुछ तो इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, दोनों होना। अभी स्कूल में भी हम लोग वो टीचर्स को ही पसंद करते थे जो सब्जेक्ट को बड़ा एक अच्छे तरीके से सिखाते थे। Exactly right. Otherwise all that history and is all boring, but we have seen कि there were some teachers who used to make the same history boring into so interesting। तो प्रॉब्लम जो है वो है इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ओनली इंफॉर्मेशन इज़ बोरिंग, ओनली एंटरटेनमेंट भी चलेगा नहीं, दोनों का मिक्स होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जहाँ पर भी हमने देखा है, इट हैज़ वर्कड एक्सीलेंटली वेल। एंड लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आप प्रेजेंट करते हो वो इशू है, बट वी शुड सेलिब्रेट इट इज़ वॉट इज़ द बॉटम लाइन, नॉट जस्ट दैट। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू इट एंड प्रिपेयर फॉर दैट बोर्ड एग्जाम विच इज़ गोइंग टू हैपन वन फाइन डे। उसके लिए ये सब तैयारी है। सो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार कीजिए। ये भी कंप्लायंस बोलते हैं 6 महीने में, लेकिन सोसाइटीज एटलीस्ट सेलिब्रेटेड तभी होगा। सर, सो आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट योर गोल, मतलब आप अभी फायर सेफ्टी प्रोफेशनल है, यू डू फायर ऑडिट्स, यू डू फायर ट्रेनिंग्स, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल फॉर
समझो इफ आई टेल यू कि यार आपका एक गोल है एंड यू हैव टू अचीव इट इन 5 years or 10 years or whatever it is, what would be your goal? राइट अभी क्योंकि मैं फ़ौज में भारतीय नौसेना में 15.5 साल नौकरी किया हूँ, तो वहाँ पर हमने वो एक साइड भी देखा हुआ है कि उधर जो दुश्मन है क्या है, और फिर फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल वेयर आई हैव सीन द सिविलियन लाइफ। तो उसमें एक चीज़ जो समझ में आ गया क्लियरली कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बॉर्डर के उस पार नहीं है, वो पाकिस्तानी और चाइनीज़ नहीं है। Wow. हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बॉर्डर के इस पार है। Super. उस दुश्मन को तो फिर भी आप गोली और बम से उड़ा सकते हो क्योंकि वो दिख रहा है, नज़र आ रहा है ना, यू कैन किल हिम। इस दुश्मन को आप मार भी नहीं सकते हो क्योंकि वो आपका ही घर वाला है, Right. वो आपका ही माइंडसेट है, वो आपका ही Right. सोच है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ मनी। आज हमारे पास पैसा आ गया है, सब कुछ ऐसा नहीं, मर्सिडीज बेंज गाड़ी जर्मनी में भी हमारे में भी वी हैव पैसे का इशू नहीं, इशू Right. हमारा जो है वो सोच का है, माइंडसेट का है। और हम लोग पैसा होने के बावजूद भी मारे जा रहे हैं। सही बात है। राइट। तो सबको लगता है मेरे साथ नहीं होगा, तो फिर मेरे साथ नहीं होगा तो फिर ये 60 लोग जो रोज़ मर रहे हैं ऑन एन एवरेज फायर में, ये लोग कौन है? इफ़ एवरीथिंग वाज सो इजी कि आग लग गया तो सीधा भाग जाओ, तो फिर ये 60 लोग क्यों नहीं भाग पा रहे हैं? जो एवरी डे ऑन एन एवरेज पीपल आर डाइंग। और उसमें मेन जो है उसमें 60 में से क्लोज टू 45 आर लेडीज़। ओह हाँ, तो अभी आप बोलेंगे साहब ये 60 में से 45 लेडीज़ ही क्यों है? क्योंकि घर में कौन होता है काम पे? जब हम लोग निकल जाते हैं घर में कौन होता है? घर में आपकी बीवी है, आपकी बूढ़ी माँ है, बच्चे लोग हैं। और जब इमरजेंसी होता है कौन है हैंडल करने के लिए? वही। सो अगर घर में वो बीवी ने और बूढ़ी माँ ने अगर हैंडल कर लिया तो ठीक है, उसने गलत किया तो। सो एक माँ का सही एक्शन पूरा घर को बचा सकता है, या एक माँ का इमरजेंसी में किया हुआ गलत एक्शन पूरा घर को जला सकता है। तो इसलिए लेडीज़ को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में वही रहते हैं। और यहाँ पर जब घर में फायर होता है तो इट बिकम्स प्रेशराइज सिचुएशन, इमोशंस होता है घर में। सही बात है। और फिर आदमी पैनिक हो जाता है, पैनिक हो गया तो पूरा पागल जैसा काम करता है। सो इफ़ यू सी पैनिक, डिक्शनरी मीनिंग से मोमेंटरी मैडनेस। सो ये ट्रेनिंग और अवेयरनेस है जो आपका वो डर को निकालेगा। सो ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर आग लगाते होता है, चलो आ जाओ एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करो। अभी एक्सटिंग्विशर क्या है, वो एक परफ्यूम बॉटल जैसे ही है, सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन जब तक आप उसको ऑपरेट नहीं करोगे तो डर जाएगा नहीं और उड़ के तो जाता नहीं। तो एटलीस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लेडीज़ का और घर वालों का इतना कि एटलीस्ट एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना सीखो। अगर वो काम आपने किया तो कोई भी आग बड़ा नहीं होगा। फॉरेन कंट्री में भी वो लेडीज़ को एक्सटिंग्विशर ही आता है, वो थोड़ी होश पकड़ते हैं। सही बात है। लेकिन वो पहला काम अगर आपने बराबर किया तो क्यों आग बड़ा होगा? सही बात है। तो वहाँ पर सब हम लोग फटाफट करते हैं, इसलिए आग बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर बोलते हैं फायर ब्रिगेड बुलाओ, इसको बुलाओ, जब तक वो आता है तब तक। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना। So I think sir, what I understand is the first step that you take after any accident, that should be the perfect one. करेक्ट, जिसको अभी आप मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्लैटिनम मिनट्स। घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसमें पहले 10 मिनट में जो आप करते हो दैट डिसाइड्स वेदर द पर्सन विल सर्वाइव और नॉट। एब्सोल्युटली। डॉक्टर के पास तो जाना ही हॉस्पिटल में, सही बात है। लेकिन डॉक्टर आधे घंटे के बाद क्या करेगा वो इमैटेरियल है। आप पहले 10 मिनट में क्या करते हो वो डिसाइड होता है कि पिताजी बचेंगे कि मरेंगे। और पहले 10 मिनट में डॉक्टर होता नहीं, आप ही रहते हो। सही बात। तो वैसी फायर में जो पहला 2.5 से 3 मिनट है वो सबसे क्रूशियल है। उसमें फायर ब्रिगेड नहीं आता, उसमें आप ही है। आपने अगर फटाफट उसको बुझा दिया तो ठीक है, वरना 3 मिनट के बाद में आग आपके काबू में आएगा नहीं। फायर ब्रिगेड को तो आना है, लेकिन तब तक कुछ लोग विल बी डिक्लेयर्ड डेड। राइट। तो पूरा जो गेम है 3 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो इसलिए हमको कोशिश करना है कि घर में जो भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पैसा आ गया तो इंटीरियर करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आइडली वी शुड गो फॉर नॉन कंबस्टिबल मटीरियल। तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने घर में रिनोवेशन किया, तो मैंने क्या किया, मेरा फंडा सिंपल था कि लकड़ी सबसे कम रखना है। राइट। हाँ, जो भी चीज़ है हमने ग्रेनाइट में बनाया, बेस्ट ऑफ द ग्रेनाइट्स। ओके। स्टोरेज के लिए तो आपको कबर्ड चाहिए, सही बात लेकिन है। किसने बोला सिर्फ लकड़ी का ही चाहिए? तो हमने गोदरेज का अच्छा वाला कबर्ड लिया। स्टोरेज तो चाहिए बट इट्स अ मेटल, सो मेटल का क्या, गर्म होगा आग नहीं पकड़ेगा। सही बात है। सो माय फंडा वाज टू कीप दिस वुडन थिंग्स टू बेयर मिनिमम। सही बात है राइट। सर। जहाँ पर भी एसी लगाया हुआ है तो डायरेक्टली एसी के नीचे कुछ भी कंबस्टेबल
सोफा बेड होना नहीं चाहिए। चाहिए। जिस दिन उसमें आग लगा तो वो नीचे स्पार्क जमीन पे गिरेगा, कुछ नहीं होगा, वो सोफा पे गिरेगा तो आग तुरंत पकड़ेगा। even- फिर दूसरा जो इलेक्ट्रिकल जो एसी का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने दिया है उसको बंदे को बोला भैया जो भी है तुमको उसमें नेगोशिएट नहीं करना है। बोला बोलो क्या करना है, मेरे को इस तरीके से चाहिए, हर बार खोल के साफ करके पूरा केमिकल वॉश करके चाहिए, तुमको जो रेट है वो दे दो। वाइफ को बोला इसका जो भी रेट उसका है उससे 200 रुपये ज़्यादा देने का। सो आज वो एसी का जो टेक्नीशियन है जो मेरे घर में आता है काम करने, वो मेरा फैमिली फ्रेंड हो गया। वाओ, अमेजिंग। सो दैट इज़ द माइंड सेट वॉट वी हैव टू ब्रिंग। हम लोग बोलते हैं 500-700 का नहीं 500 में करो, तो 500 में तो आपको सिर्फ उल्लू बना सकता है, काम नहीं कर सकता। सही बात है। तो एसी गैस जो है इनके साथ में नेगोशिएट मत करो, उनको बोलो जो भी कर रहे हैं भैया 200 रुपये ज़्यादा लो लेकिन अच्छे से। एसी वाले में पैसा बचाना नहीं है, गैस वाले में एलपीजी की वेंडर के साथ पैसा बचाना नहीं। सो दैट्स द माइंड सेट चेंज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉड। सो कहाँ पर नेगोशिएट करना है, कहाँ पर पैसा बचाना है। पैसा तो बचाना है, नोबडी सेइंग, कहाँ बचाना है ये कला है। सही बात है। हाँ। सुपर। सर मैंने एक और चीज़ नोटिस की है फॉर द लेडीज इन आवर हाउस। जैसे हम निकल जाते तो वो स्टव होता है अपना, उसके यहाँ एक शट ऑफ वॉल्व होता है। बट अपने इंडिया में अपने को किचन धोने का आदत है, सब लेडीज को, अपने को हर चीज़ एकदम, और दिवाली में तो पूरा साबुन का पानी ये सब धोता है। उसके बाद वो ना एक ब्रास का पाइप होता है उसका, वो पाइपिंग का पाइप आया हुआ, वो 2 साल 3 साल के बाद है ना धीरे 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 उसके ऊपर थोड़ा सा वो बोलते काई लगना चालू हो जाती है, या थोड़ा सा वो जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जंग लगना चालू हो जाती है। और जब आप उसको गैस थोड़ा सा चालू करो, हल्का 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 उसमें से लीक होते रहता है, बट वो आइडिया नहीं आता है। और अगर वो गैस वाले को बुला देना तो वो कितने का आता है, सस्ता लगा के वापस चले जाता है। तो सर गैस यूज करने के टाइम पे भी अपना क्या क्या एज फॉर लेमैन पीपल हु आर इन द हाउस, जैसे आज हम बाहर है, अभी घर में हमारे कोई खाना बना रहा होगा, लेडीज होगा, उनको ये कितने टाइम में चेंज और चेक कराना चाहिए? बराबर। तो आपने सही बताया कि मेजर घर में जो सबसे डेंजर चीज़ है वो है आपका गैस। क्योंकि गैस में जो भी गलती होता है उसका नतीजा धमाका होता है। सही बात है। बाकी जो भी कुछ इलेक्ट्रिक का हो गया ना तो धमाका नहीं होता, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्क गिरेगा। सो यू हैव टाइम टू कंट्रोल। सही बात। एलपीजी में कोई भी गलती कंट्रोल नहीं, सीधा धमाका और स्टोरी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसमें होता है आपका गैस का लीकेज। सो अगर आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर है तो उसके ऊपर गैस सेफ्टी डिवाइस करके चीज़ आया हुआ है, राइट। सो विच इज़ लाइक एन MCP ऑफ दैट, 1500 रुपये में आ जाता है। राइट। जब तक मेरे घर में वो एलपीजी का सिलेंडर था, अभी हमारे घर में महानगर गैस आ गया, लेकिन जब तक था तो मेरे घर में वो लगा के रखा था, उसके ऊपर रेगुलेटर लगाया हुआ है। सही बात। ताकि कल कहीं से भी लीकेज हो वो ऑटोमेटिक बंद करता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो चीज़ है कि कल कहीं से भी गैस लीकेज हो हमको पता चलना चाहिए, दोपहर को 2 बजे हो या रात को 2 बजे, राइट। दिन में तो फिर भी हम लोग किचन में रहते हैं, घूम रहे तो पता चल जाता है, लेकिन रात का सबसे डेंजर टाइम है। तो वहाँ पर होना चाहिए आपका गैस डिटेक्टर। सो अगर आपका एलपीजी है तो एलपीजी का डिटेक्टर होता है जो ज़मीन से 2 फुट ऊपर लगेगा। सही बात। और अगर आपके घर में महानगर गैस का लिखा हुआ है दैट PNG, तो फिर वो सीलिंग से 2 फीट नीचे लगेगा। सही बात है। सो ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करके आपको ऑडिबल अलार्म देगा और बताएगा कि आपके घर में लीकेज हुआ है। फिर फटाफट बंद करना कोई बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन पता तो चले कि रात को 2 बजे भी घर में गैस लीक हो रहा है, राइट। सो ये डिटेक्टर्स होना चाहिए, जो आजकल बिल्डर्स जो है वो पहले से दे देते हैं, दे आर गिविंग, लेकिन होता कि हम लोग उधर फिर कोई देखता नहीं, कुछ नहीं। सही बात। सो ये डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। और एलपीजी का जो सर्विसिंग है वो आपका एटलीस्ट गैस सिगड़ी जो भी है उसका हर 6 महीने में होना चाहिए। सुपर्ब। तो वो 250 रुपये लेता है, वो 250 रुपये बचाओ मत। तो वो 250 रुपये लेके चेक करेगा और बताएगा कि मैडम अभी चेंज कर दो, ये ख़राब हो गया, इसको ये करो। सो वो करके उसको ये करना। सो एवरी 6 मंथ वी शुड हैव दिस चेकअप डन। और अगर उसमें कुछ ख़राब है तो उसको फिर चेंज। जैसे गैस का ट्यूब है तो 5 साल उसका गारंटी होता है सुरक्षा में, तो 5 साल में क्या 190 इसका कॉस्ट। लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारा सिलेंडर उसकी, जबकि ट्यूब के ऊपर लिखा भी है लिखा भी रिप्लेस्ड बाय जुलाई 2025। यस, बट हमको पता ही नहीं। रेगुलेटर जो है वो हर 3 साल में चेंज करना चाहिए कि उसके अंदर भी धूल मट्टी जाता है तो बॉल बेरिंग जाम हो जाता है, फिर वो बराबर बैठता नहीं है। सही बात है सर, राइट। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग कर रहे नहीं, अवेयरनेस नहीं, ट्रेनिंग हो रहा है लेकिन आते नहीं।
एलपीजी का ट्रेनिंग के लिए भी एचपीसीएल और बीपीसीएल वाले सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन हम लोग आते ही नहीं, जबकि वो सब फ्री में कर रहे हैं, कोई आपसे पैसा भी नहीं ले रहे। तो ये अवेयरनेस एलपीजी का एटलीस्ट उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एलपीजी में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सीधा धमाका हो जाता। सर अगर इन केस इफ समबडी इज ऑडिटिंग अ फैसिलिटी, जैसे घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मैं उसका एक ऑडिट कर रहा हूँ और फिर मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ और फिर मैंने वो सेम बिल्डिंग और सेम फैसिलिटी कोई दूसरे फायर ऑडिटर से ऑडिट कराया, तो ऐसा डिस्क्रिपेंसी दोनों के रिपोर्ट में हो सकता है कि भाई ये फायर ऑडिटर ने बोला है कि यार स्मोक डिटेक्टर लगना चाहिए, दूसरा फायर ऑडिटर बोल रहा है स्मोक डिटेक्टर नहीं लगना चाहिए। इज दैट समथिंग कि ऐसा होता है, ऐसा कि वो जो फायर ऑडिटर ने बोला वो मतलब यू हैव टू टेक इट एज ये फाइनल है? ओके, तो गुड क्वेश्चन। तो अभी इसमें डॉक्टर का होता है, हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर तो हमारी गली में भी, बाजू वाले गली में भी और 5 किलोमीटर दूर भी है। सही बात है। तो हम लोग बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? बगल वाले के पास कि 5 किलोमीटर दूर? बगल वाले के पास 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि उसके ऊपर वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। अच्छा, हमको उसके ऊपर भरोसा है। सो जब बच्चा बीमार होता है या कुछ भी चीज़ है तो वहाँ पर हम लोग सस्ता नहीं देखते, राइट। हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस वाला है, जिसका रेपुटेशन है, क्या है। दोनों एमबीबीएस है, इनका भी एमबीबीएस है, उनका भी एमबीबीएस है, लेकिन उनके पास ही क्यों जाते हैं हम लोग 5 किलोमीटर दूर? फिर वो बात नाई का भी हो तो हमारा घर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बाल काटने हम लोग उसी के पास आते हैं। सही बात। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उधर जब उसको आपके बारे में पूरा पता है, एक रेपुटेशन है, ट्रस्ट है। सो वैसे कोई भी, फिर वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, ऑडिटर हो, तो हर एक का एक नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक बैकग्राउंड रहता है ना, वो कहाँ से आया क्या है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं राइडिंग ऑन द राइट हॉर्स। राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ सेलेक्ट करना है। सभी क्वालिफाइड ही है, लेकिन वो एमबीबी जैसी है, तो किसको करना है? तो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका फील्ड क्या है, उनका नॉलेज क्या है, ये आप उनका प्रोफाइल देखो, उनका क्लाइंट लिस्ट देखो, उनके साथ बात करो। बट ये ऑडिटिंग जो एक्टिविटी है, ये इज़ लाइक चूजिंग द राइट डॉक्टर। गॉट इट। हाँ, तो वहाँ पर गलती है, क्योंकि टिकमार्क एक्टिविटी नहीं करना। टिकमार्क करने से फिर किसी को पकड़ो, सस्ते वाले को कर दो। सही बात है। क्योंकि अगर कोई कॉस्टली है, कि उसका कॉस्टली है, तो उसका हम लोग बोलते हैं महंगा। महंगा कोई नहीं, उनका स्टैंडर्ड वो है। सही बात है। हाँ, अभी आप एक डॉक्टर लेते हैं 500 रुपया, एक लेते हैं वही चेकिंग का 5000 रुपया, तो आपने बोलते साहब 5000 रुपया महंगा है। वह 5000 वाले का एक्सपीरियंस भी वैसी है। सही बात है। उसका अपॉइंटमेंट भी आपको 2 महीने पहले लेना पड़ता है। सही बात है। 500 वाला यू कैन जस्ट हॉप इन। सो वैसी कोई भी आप प्रोफेशनल को सेलेक्ट करते हो, फिर वो ऑडिटर हो या कोई वेंडर हो, तो हर एक का नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज एक्सपीरियंस, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। एब्सोल्युटली सर। आपको डिसाइड करना है आपको क्या लेवल का, क्योंकि इधर सब लेवल के लोग हैं, नीचे से लेके ऊपर तक का है। राइट। सो व्हाट लेवल यू वांट एज पर योर बजट, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट मनी। मनी एंड योर माइंडसेट, 2 चीज। कभी कभी पैसा होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं वो सस्ता वाला करो। सही बात है। अभी पैसा नहीं तो ठीक है। सो 2 थिंग्स, एक मनी और एक माइंडसेट। आपको क्या लेवल का चाहिए? सस्ता वाला डॉक्टर चाहिए? सस्ता वाला डॉक्टर तो बच्चे की जान खतरे में। सही बात है। तो आप पैसा भी नहीं होगा तो भी हम लोग दूसरे पे जाते हैं, रोटरी से पैसा मांगते कि साहब मेरा बच्चे का है, आप कुछ तो मदद करो, है ना। सही बात है। वी डोंट वांट अ चीप हॉस्पिटल, वी वांट द बेस्ट। वैसी ऑडिट का है। सो वेन एवर इट कम्स टू एनी ऑडिट, फिर आपका हेल्थ ऑडिट हो या फिर आपका फायर ऑडिट हो या इलेक्ट्रिकल ऑडिट हो या कल और भी कोई ऑडिट हो, वी शुड आइडली गो विद द बेस्ट पर्सन एज पर अवर बजट और एज पर सामने वाला रेपुटेशन। सर, कमिंग टू वन लास्ट क्वेश्चन, इफ इन केस आपको कल होम मिनिस्ट्री का मतलब आपको एक होम मिनिस्टर बना दिया, तो व्हाट आर कपल ऑफ चेंजेस या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इमीडिएटली फायर सेफ्टी, फायर ऑडिट, फायर ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट या चेंज करेंगे? ओके, तो पहले मेरे को बनाओ होम मिनिस्टर। ओके, सो गुड क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी। सो गुड, सो आई हैव नो डाउट विद माय माइंड कि कहाँ पर करना है। तो लाइक वी सेड, द होल जो गैप है इज इन द अवेयरनेस पार्ट, इन द माइंडसेट पार्ट। फॉरेन कंट्री हाउ दे हैव एड्रेस्ड, तो उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग भी बोलते कोई भी समाज में अगर हमको जहाँ पर भी चेंज लाना है कोई भी चीज़ के मामले में, फिर वो एनवायरनमेंट हो, सेफ्टी हो,
कोई भी हो, तो उसके लिए सबसे सही कौन है? तो उसके लिए सबसे सही होते हैं छोटे बच्चे, बिकॉज दैट इज द एज वेरी टेरिफिक, वॉट एवर गुड थिंग्स और बैड थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू टीच। दैट्स राइट। हाँ, सो जो 1 से 8 साल तक का जो उम्र है ना, वो सबसे ज़बरदस्त उम्र है, क्योंकि एक बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वो उसी उम्र में सीखता है। अच्छा सीखा तो अच्छा, खराब तो खराब, उसके बाद में कोई बदलाव नहीं होता है। उसके बाद में वॉट एवर वी हैव लर्नड इज ऑल ही मल्टीप्लाइज। अच्छा सीखा तो अच्छा को मल्टीप्लाई करेगा, खराब सीखा तो खराब को मल्टीप्लाई करेगा। तो पहला चीज़ है ये, राइट फ्रॉम द प्ले ग्रुप, राइट फ्रॉम नर्सरी, ये अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करना है थ्रू सोशल मीडिया। इतना अच्छा सोशल मीडिया है, थ्रू कार्टून, थ्रू फिल्म्स, एंड इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट इन द करिकुलम राइट फ्रॉम दैट स्टेज, थ्रू पोएम्स। तो एक बच्चे को अगर वो समझ में आ जाए उसका वैल्यू, सो आवर जॉब इज टू क्रिएट द वैल्यू। आज सेफ्टी को वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि हमको उसका वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। सही बात है। सो आवर जॉब इज टू क्रिएट द वैल्यू। एक बार वैल्यू आ गया तो ऑटोमेटिक, आज फॉरेन कंट्री में उनको बच्चों को बिग बाजार में जाओ तो वहाँ पर आलू प्याज भी रखा है, उसके साथ में डिटेक्टर भी रखा है और एक्सटिंग्विशर भी रखा है। सही बात है। बिकॉज पीपल बाई इट लाइक अ कमोडिटी। हमारे यहाँ पर तो नहीं मिलेगा। जिस दिन उसका वैल्यू होगा तो आलू प्याज के साथ में डिटेक्टर, स्प्रिंकलर भी बिकना होगा। सो वी हैव टू क्रिएट वैल्यू, एंड दैट कैन बी डन बाय मेकिंग दिस सब्जेक्ट मैंडेटरी इन द करिकुलम। जो इजराइल में है, आपको देखो इजराइल का हर बच्चों को उनको पता है कि टेररिस्ट अटैक हो गया, ये हो गया, बॉम्ब। तो राइट फ्रॉम दैट स्टेज इज द आंसर। उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका कंप्लायंस है क्या है, बच्चों को मालूम है कि मेरा ही लाइफ के लिए है, कंप्लायंस का क्या जरूरत है। फॉरेन कंट्री आज उनको पता है कि ये कंप्लायंस छोड़ो यार, मेरा ही जान बचेगा, तो डिटेक्टर को मुझे लगाना ही, उसको मेंटेन करना है। मुझे गवर्नमेंट को खुश करने के लिए नहीं करना है। सही बात है। मुझे इसलिए करना है कि कल आग लगे तो वही मुझे बचाएगा। सही बात है। सो इसलिए वहाँ पर कंप्लायंस के लिए पीपल डोंट वरी अबाउट द कंप्लायंस पार्ट, बोलते दिस इज माई सेफ्टी। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जब तक उसको कंप्लायंस, डंडा उसको नहीं बोलते, करता नहीं। सो वैल्यू क्रिएट करना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गिविंग लॉट ऑफ इंसाइट्स। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर हुई है, और आई विश कि ये आपका जो नॉलेज शेयरिंग सेशन था तो ये लोग देखें, और इनसे हम एक फायर सेफ इंडिया बना सकते हैं, जिससे जो 60 का जो एवरेज आ रहा है एवरी डे का, वो हम लोग 0 कर सके, ऐसा गोल लेके हम चलते हैं। सो सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम, एंड इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आपने मुझे टाइम दिया और आपका नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सर। तो एक लास्ट बिफोर वी वाइंड अप, सो थैंक यू। तो कोई भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में अगर ये अवेयरनेस ट्रेनिंग करना है होम फायर सेफ्टी, तो थ्रू FSI जो है, फायर एंड सिक्योरिटी, जो जिसका एक वर्टिकल का मैं चेयरमैन हूँ। एब्सोल्युटली। तो ये सब ट्रेनिंग्स हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री में करते हैं। वी डोंट चार्ज एनी सिंगल रुपी। सुपर। सो माय अपील टू यू इज़ कि जहाँ पर भी आपके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस जहाँ पर भी है, सो हमको कनेक्ट करिए। हम लोग का पूरा टीम है। वी हैव 24 चैप्टर्स अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग वन वी हैव ओपन्ड इन दुबई ऑल्सो। तो ये प्रोग्राम स्कूल्स कॉलेजेस में फ्री में होता है। Absolutely. ये 2 जगह पे वी डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी। सो कनेक्ट अस एंड absolutely sir, we will. So through your podcast, this is what I want to appeal, and absolutely I just want to thank everybody for giving this time for us. Thank you so much. Thank you sir.